एक महिला रोते हुए बिलखते हुए थानेदार के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि साहब, एक बसपा का नेता है और उसके साथ वो बलात्कार करता है, गंदा काम करता है। जैसे ही पुलिस वालों ने ये बात सुनी, इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। एफआईआर दर्ज की जाती है और उस बसपा नेता को पकड़कर 19 जनवरी 2017 को गिरफ्तार करने के बाद तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। जब वो तिहाड़ जेल में जाता है तो उसकी बीवी, उसके बच्चे उससे मिलने के लिए जाया करते थे। उसके लिए कुछ ना कुछ खाना या पकवान बनाकर लेके जाया करते थे। ऐसे करते करते 2 महीने कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और अचानक ही बीवी और बच्चों का आना बंद हो जाता है। वो इंतजार कर रहा था कि उसकी बीवी और उसके बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। जब उनमें से कोई नहीं आता, तभी वो अपने दोस्त के पास खबर भेजता है कि तुम्हारी भाभी और मेरे बच्चों का कहीं आता पता नहीं चल रहा है, जरा देख कर बताओ कि वो हैं कहाँ पर। दोस्त ने भी उन्हें ढूंढा, तभी दोस्त ने दोस्त से ये मदद मांगी, तुम मेरे लिए जमानत की अर्जी डाल दो ताकि मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को ढूंढ सकूं। आखिरकार दोस्त ने जमानत की अर्जी भी लगाई, साथ ही उसकी बीवी, उसके बच्चों को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो मिलते नहीं हैं और जमानत अर्जी उसकी मंजूर कर ली जाती है। 17 मई 2017 को वो जमानत पर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद अपनी बीवी बच्चों को हर जगह तलाश करने की कोशिश कर रहा था, जहां जहां तक उनकी पहुंच थी, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता है। और वो जो बसपा का नेता था, वो भी यकायक अचानक ही गायब हो जाता है। अब उसको भी तलाश करना शुरू कर देते हैं और जो जिस रूप में मिलता है, दरअसल उसका कत्ल कर दिया जाता है। न केवल उसका कत्ल होता है, बल्कि उसके बच्चों का भी, उसकी बीवी का भी कत्ल हो जाता है। और इस घटना से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, साथ ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में तहलका मच जाता है। हर घर घर में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। इस हत्याकांड में जब कातिल पकड़े जाते हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल के पीछे की जो वजह हैं वो वाकई अपने आप में सोचने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक इलाका है बुराड़ी। बुराड़ी की ये सच्ची घटना है और बात कर रहा हूं 20 मई 2017 की। एक व्यक्ति जो कि दिल्ली के ही पल्ला गांव का निवासी होता है, नाम उसका शाहिद खान उर्फ बंटी होता है। शाहिद खान उर्फ बंटी अपने ही बिजनेस पार्टनर, जिसका नाम चौधरी मुनव्वर हसन होता है, उसको लगातार फोन कर रहा था, बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 20 मई 2017 को कई बार कोशिश करने के बावजूद भी उसका नंबर जब नहीं मिल पा रहा था तो वो परेशान हो जाता है। सीधा मुनव्वर हसन के वो घर पहुंचता है। घर जाने के बाद जब अपने दोस्त को देखता है और जिस रूप में देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। बंटी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये हुआ तो क्या हुआ। जब वो जोर जोर से चीखता है तो आसपास के घरों तक वो चीखों की आवाज पहुंच जाती है। दोपहर का वो समय था, सब लोग मौके पर आ जाते हैं। आने के बाद जब लोगों ने देखा तो चौधरी मुनव्वर हसन, जिसको एक के बाद एक कई गोलियां मारी गई थी, जो खून से पूरी तरह से लथपथ पड़ा हुआ था। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस को सूचना दी जाती है, बताया जाता है कि बुराड़ी थाना क्षेत्र का संत नगर गली नंबर 4 में एक मकान है, आप जितनी जल्दी हो सके यहां पर आ जाइए। बसपा के नेता हैं, नाम चौधरी मुनव्वर हसन है, उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जो थानेदार होता है, थानेदार को 2 चीजें याद आ रही थी। पहली वो कि अभी इस व्यक्ति पर किसी ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था और उसको जेल भेजा गया था। साथ ही ये व्यक्ति खुद 18 मई 2017 को थाने आता है और आकर कहता है कि साहब, मेरी बीवी, मेरे बच्चे वो गायब हैं, मैं उन्हें लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पिछले 1 महीने से उनका कहीं अता पता नहीं है। थानेदार ने सबसे पहले ये सूचना बड़े उच्च अधिकारियों को दी। उनसे बताया कि इस तरह से एक नेताजी की हत्या हो चुकी है, साथ ही उनके बीवी बच्चे भी गायब हैं। आखिरकार इस मामले में क्या करना चाहिए। उच्च अधिकारियों ने यह आदेश दिया और आदेश देने के बाद कहा कि जितना भी हो सके हमें इसके बारे में बारीक से बारीक जानकारी चाहिए। आखिरकार मामला क्या है। एक साथ 6 लोगों का गायब होना, उसमें से 5 का गायब होना, 1 की हत्या होना, यह बहुत बड़ी बात है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। इसके बारे में पता किया जाता है। नाम मुनव्वर हसन होता है, उम्र उसकी लगभग 45 साल के आसपास होती है। उसके पिता का नाम अहमद हसन उर्फ मेदू हसन होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक नई मंडी कोतवाली होता है, वहां का गांव है बछेड़ी। बछेड़ी का रहने वाला होता है। और जब ये 14 साल का था तो उस वक्त इसके पिता की अचानक ही मौत हो जाती है और पिता की जिम्मेदारियां इस बालक पे आ जाती हैं, जिसका नाम मुनव्वर हसन चौधरी होता है। माँ खुर्शीदा, बहन तस्मीन और आसमीन, इनकी जिम्मेदारी रहती है। अभी इसकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, इसलिए वो करे तो क्या करे। तभी उसने एक गांव लगता है सरवट, वहां पर इसने कुट्टी की एक मशीन चालू कर दी थी। उसी से जो भी चारा बेचता था, चारे से जो इनकम होती थी, वो अपने घर का खर्च भी चलाया करता था। साथ ही जो छोटी बहनें होती थीं तो उनको पढ़ाने की भी जिम्मेदारी इसने खुद ही ने उठा ली। लेकिन इससे इसका भला नहीं हो पा रहा था। इसको ऐसा लग रहा था, एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ,
ये जो पैसे मैं कमाता हूँ इससे पैसे से भला नहीं हो पा रहा है। गांव की जो 5.5 बीघा खेती की ज़मीन है, क्यों ना हम इसे बेच दें और बेचने के बाद दिल्ली में जाकर कोई कारोबार करें। माँ ने जैसी बात सुनी, माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसा करो। वो आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने 5.5 बीघा ज़मीन बेची, एक रिस्क लिया और रिस्क लेने के बाद सीधा दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली में कुछ ज़मीन खरीदता है, खरीदने के बाद जब उसके अच्छे दाम मिल जाते हैं उसको बेच देता है। इसी तरह से ज़मीन खरीदता था, बेचता था, खरीदता था, बेचता था और देखते ही देखते वो कब करोड़पति हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। इस बीच में उसने अपनी बहनों को पढ़ाया लिखाया, साथ ही दोनों बहनों की बहुत अच्छे से शादी करता है। और इसी बीच में दिल्ली की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सोनिया होता है, सोनिया से उससे मोहब्बत हो जाती है, उससे वो शादी कर लेता है। और जब सोनिया शादी करता है तो उसका नाम फिर इशरत हो जाता है। इशरत को 2 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। ये दिल्ली में रहकर उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली थी। आखिरकार इसका कौन दुश्मन हो सकता है, कौन नहीं, पुलिस इन बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी। कम पढ़ा लिखा आदमी होने के बावजूद भी बसपा से जुड़ जाता है और साल 2009 में विधानसभा का इलेक्शन लड़ता है ताकि वो विधायक बन जाए। उस इलाके में उसका अच्छा खासा रसूख था। करीब करीब 5 टीमें बनाई जाती हैं और 5 टीम बनाने के बाद ये पता करने की तमाम कोशिशें की जाती हैं कि आखिरकार इस हत्या के पीछे क्या कारण है, उसके परिवार के गायब होने के पीछे क्या कारण है, वो कहाँ गए हैं। तभी उसकी पत्नी की मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है, उसके बच्चों के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है। इसके बच्चे, इसकी पत्नी किस किस के संपर्क में थे उनके बारे में भी पता किया जाता है। साथ ही आसपास के घरों के जितने भी लोग थे उन सबसे भी जानकारी जुटाई जाती है। एक नाम था जो बार बार सामने आ रहा था, नाम होता है शाहिद खान उर्फ बंटी। बंटी का इस घर में आना जाना भी ठीक ठाक होता था, साथ ही वो उसकी गैर मौजूदगी में पति की वो उसकी सारी जिम्मेदारी भी निभाता था और वो बिजनेस का पार्टनर भी था। इसी बीच में जब बंटी से पूछा जाता है, जानकारी जुटाई जाती है, तो बंटी जो सवालों के जवाब दे रहा था वो जवाब उसकी लोकेशन से और उसकी सीटीआर से वो मेल नहीं खा रहे थे। इसका मतलब पुलिस के सामने कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो जाता है, हो ना हो इसमें बंटी का भी कुछ ना कुछ हाथ हो सकता है। वही बंटी जिसने अपनी दोस्त की जमानत कराई थी, वही बंटी जो लगातार उसकी पत्नी, उसके बच्चों को ढूंढने में मदद भी कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है तब उसने तोते की तरह बताना शुरू कर दिया। जो कहानी उसने बताई थी वो कहानी वाकई अपने आप में दर्दनाक होती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। 20 अप्रैल 2017 की बात है। इस बीच में जो उसका दोस्त होता है मुनव्वर हसन, जो कि जेल में होता है, वो उसकी पत्नी से कहता है, नाम उसका इशरत होता है, और उसकी बड़ी बेटी अर्शी और साथ ही आरजू, उनसे कहता है कि चलो सहारनपुर चलते हैं, तुम्हें तुम्हारी रिश्तेदारी में मैं घुमा के लेके आऊं। उसकी एक बहन होती है और वो घुमाने के लिए लेके जाता है। इसकी जो पत्नी है, नाम उसका सोनिया उर्फ इशरत, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास है, और एक बेटी है अर्शी जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास है। एक बेटी है आरजू जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है। गाड़ी करके जाते हैं, वहाँ सहारनपुर पहुँच जाते हैं और ये 20 अप्रैल 2017 की तारीख की बात है। वो वहाँ घूमते हैं। घूमने के बाद शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास जब वापस आ रहे थे, तब दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक गांव लगता है दोराला, और दोराला क्षेत्र में ही एक गांव लगता है समोली अख्तियारपुर। समोली अख्तियारपुर के बीच में काली नदी है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुकी है। रात का अंधेरा था जब यहाँ पर इशरत को और साथ ही उसकी बेटी अर्शी और आरजू को लेकर वहाँ पहुँचता है बंटी। तभी पीछे से एक गोली चलती है और गोली आकर लगती है इशरत को। दोनों बच्चियां समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार पूरा का पूरा माजरा क्या है, हुआ क्या है। तब ये दोनों बच्चियां चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती है। जो बड़ी बेटी होती है अर्शी, दरअसल उसको भी एकदम से आके गोली लगती है, उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन आरजू जब रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही थी कि जब तुमने मेरी माँ को मार दिया, तुमने मेरी बहन को मार दिया, तो फिर मैं ही जी कर क्या करूंगी, आप मुझे भी मार डालो। ठीक तीसरी गोली चलती है और तीसरी गोली तीसरी बेटी को लेकर लग जाती है। आखिरकार 3 लाशें वहां गिर जाती हैं और 3 लाशें गिरने के बाद यहीं आसपास के इलाके के रहने वाले एक जुल्फिकार होता है, शाहिद होता है, फिरोज होता है, ये मिलकर उस काली नदी में लगभग 6 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद इन तीनों लाशों को उस गड्ढे में आराम से डाल देते हैं और साथ ही डालते हैं उस पर नमक, ताकि जितनी जल्दी हो सके ये लाशें गल जाएं। यहां से शाहिद खान उर्फ बंटी अब दिल्ली की तरफ रुख करता है और दिल्ली की जाने के बाद सीधा वहां पहुंच जाता है जहां पर वो रहता है। और वहां जाने के बाद आकिब और शाकिब, ये 2 बेटे और होते हैं मुनव्वर हसन के, उन दोनों बेटों से कहता है कि तुम ऑफिस में आना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये तारीख थी 22 अप्रैल 2017। आकिब और शाकिब, जिसकी उम्र लगभग 18 और 19 साल के आसपास होती है, दोनों बच्चे वहां पहुंच जाते हैं। एक खंडर जैसा मकान था, उस खंडर जैसे मकान को कुछ दिन पहले ही इन्होंने खरीदा था। अब वहां उन्हें लेके जाते हैं, कुर्सी पे उनके हाथ पैर दोनों बांध देते हैं, साथ ही उनके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं और लगभग 24 घंटे तक उस जगह पर उनको
बंदी बनाकर रखा जाता है। बेवजह उन दोनों बालकों को पीटा जाता है, मारा जाता है, साथ ही उनको यातनाएं दी जाती हैं। और यातनाएं देने के बाद जब वो चीखने की कोशिश कर रहे थे, चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच में जो शूटरों को उसने व्यवस्था की हुई थी एक हत्या करने की 50,000 रुपये लेने की बात तय हुई थी, और लगभग 5 शूटरों की व्यवस्था की जाती है, 5 हत्यारों की व्यवस्था की जाती है और उन्हें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। उन दोनों बालकों को, एक का नाम शाकिब और दूसरे का नाम आकिब जो होता है, तो उनको पहले तो सर में भारी वस्तु मारी जाती है, साथ ही गले में रस्सा डालकर उनकी भी हत्या कर दी जाती है, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। जिस घर में वो बंधक बनाए हुए थे लगभग 24 घंटे के आसपास तक, उसी घर में वो गड्ढा खोदा जाता है। गहरा गड्ढा खोदने के बाद उनको उसी गड्ढे में यहाँ पर दफन कर दिया जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है, और दबाने के साथ साथ उनकी उस गड्ढे के अंदर बहुत सारा नमक डाला जाता है ताकि उनकी जो डेड बॉडी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके बाद फिर वो अपने काम में जुट जाते हैं। जब लगातार 22 अप्रैल 2017 से इनका कुछ अता पता नहीं चलता है, ये अपने पति, अपने पापा से मिलने के लिए जा ही नहीं पाते हैं, तो उधर मुनव्वर हसन परेशान हो जाता है। तभी अपने दोस्त के पास खबर भेजता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चों का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। तो यही बंटी उर्फ शाहिद खान जो होता है, यही अर्जी देता है जज साहब के यहाँ पर, यही जमानत कराता है और अपने दोस्त को भी वहाँ से लेके आता है। इसने 5 लोगों को हायर कर ही रखा था। एक कत्ल के बदले में 50,000 रुपये तय कर दिए थे। 5 वो कत्ल कर चुके थे, लेकिन पूरी रकम 3 लाख रुपए जा चुकी थी। अब नंबर था मुनव्वर हसन का। मुनव्वर हसन उसी घर में जहां पर बच्चों को दफनाया गया था, वहीं बैठ के प्लानिंग करते हैं। कहते हैं कि बच्चे वहां गए होंगे, तमाम तरह के अंदाजे लगाए जाते हैं। इसी बीच में वो 18 मई 2017 को थाने जाने के बाद उनकी गुमशुदगी भी दर्ज कराते हैं और कोशिश कर रहे थे कहाँ बच्चे मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे। जब मौका मिलता है तो इसी बीच में, यानी तारीख थी 20 मई 2017 की बात है, दोपहर का वो समय था, वो अपने घर में बैठा हुआ था इत्मीनान से। इसी बीच में शूटर घर के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद एक के बाद एक 3 गोलियां मारते हैं, गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। आखिरकार जब पुलिस को बंटी ने पूरी कहानी सुनाई तो उसके बाद जब लाशें थीं उनको निकालने के लिए पुलिस ने अपनी टीम बनाती है। मुजफ्फरनगर भी टीम जाती है, साथ ही जिस घर में दवाई जाती हैं उस घर में भी खुदाई की जाती है। कई घंटे के प्रयास के बाद आखिरकार लाशें तो मिल जाती हैं, लेकिन लाशें पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थीं। अब उससे ये पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ये हत्याएं क्यों की, इसकी हत्या करने के पीछे की वजह क्या है। तो बताता है कि जो भी इसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, बेची थी, वो उसका पार्टनर होता है। लगभग बताया जाता है कि 44 अलग अलग प्रॉपर्टी थी। 44 प्रॉपर्टी में लगभग 22 प्रॉपर्टी उसकी बनती है और 22 थी उसकी। ये बार बार अपनी प्रॉपर्टी मांगता था और मुनव्वर हसन उसको प्रॉपर्टी देने से इनकार कर दिया करता था। और इसी बात को देखते हुए उसमें बड़ा गुस्सा आ रहा था और वो इसी बीच में ही चाहता था कि जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जब इसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा, उसको खत्म कर देगा, तो ये प्रॉपर्टी पे उस पर पूरा का पूरा कब्जा हो जाएगा। इसी हिसाब से उसने लगातार कोशिश में था और एक दिन कोशिश उसके रंग लाती है जब एक महिला उस मुनव्वर हसन पर यह आरोप लगा देती है कि ये मेरे साथ गंदा काम करता है, घिनौना काम करता है। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा, तो इसी बीच में उसने टुकड़ों में कत्ल किए थे। पहले उसने उसकी बीवी का, फिर 2 बेटियों का, साथ ही उसने 2 बेटों का, और सबसे अंत में उसने खुद मुनव्वर हसन का कत्ल कर देता है। इस कत्ल की गूंज पूरे इलाके में फैल जाती है, दिल्ली में फैल जाती है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक आदमी ने कत्ल करने के लिए कितना दिमाग लगाया था। लगभग उस घटना स्थल से 90 किलोमीटर दूर जाकर दफन कराया था और उसके आसपास के जो गांव के लोग थे उनका ही सहारा लिया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार किया, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया। सितंबर 2024 की ये बात है। शाहिद खान उर्फ बंटी को पेरोल मिल जाती है और पेरोल मिलने के बाद वो गायब हो जाता है। बताया जाता है कि लगभग 7 महीने तक वो गायब रहता है। आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। फिलहाल वो सलाखों के पीछे है। जितने भी आरोपी हैं उनको कोर्ट से सज़ा मिलने की अभी इंतज़ार किया जा रहा है। और इस जो मुनव्वर हसन हैं, जो बसपा के नेता थे, उनके पिता तो खैर थे ही नहीं, परिवार में कोई ज़्यादा लोग बचे नहीं, और जो बहनें हैं शायद वही हैं। और बाकी गांव के लोगों का ये कहना था, जैसे उनसे बातचीत होती है और साथ ही जो अखबार में उन दिनों में जो खबर छपती है कि मुनव्वर हसन ये बहुत ही अच्छी आदत का व्यक्ति था, जो अपने गांव के आसपास के लोगों का बड़ा ख्याल रखा करता था। जब इसका पोस्टमार्टम होता है इन 5-6 शवों का, फिर ये गांव पहुंचते हैं शव और वहीं पर पूरी रीति रिवाज के हिसाब से इनका सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस कहानी में कहीं ना कहीं एक लालच था, जो लालच शायद मुनव्वर हसन को अपनी इस प्रॉपर्टी पर आ गया था। अगर काश वो हिसाब से बंटवारा कर देता तो शायद
उसकी भी जान बच जाती, उसकी बीवी और उसके बच्चों की भी जान बच जाती, और जो उसका दोस्त था वो भी शायद सलाखों के पीछे ज़िंदगी ना गुजार रहा होता। दोस्तों, जाते जाते अरविंद मिश्रा हैं और मोहम्मद अहाद हैं, जो कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें शफीक अहमद सैफी, शमशेर खां, सुरेंद्र कुमार साई, डॉक्टर जमील उस्मानी, सुमन पटेल, सलीम खान, राम गोपाल सिंह, तस्लीम खान, मोहम्मद मुशीर, शाहिद अंसारी, शहजाद अंसारी, सानू सैफी, आज़ाद अंसारी, भरत भूषण, रॉकी माहौर कोहली, अमन रावल, हरीश पंडित, गिरीश सोलंकी, शिवम राठौर, मान सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।